हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। तो आज हम लोग करेंगे जाके एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, जैसा कि मैथ के प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो चुके हैं आपके, आज 5 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसी प्रकार से रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं, तो रीजनिंग के 13 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जाके। तो अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को एग्जाम तक आपने किया और सारे क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए, तो आज जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे ना कराया गया। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे बोला कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और की गति से 6 घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 घंटे चलता है, तो कह रहा है आदमी की औसत गति क्या होगी। देखो, जो हमेशा औसत गति होती जाके एवरेज स्पीड होती है जाके, जो जो एवरेज स्पीड होती है जाके वो हमारी होती है जाके, देखो कुल डिस्टेंस, कुल दूरी, ठीक है ना, कुल दूरी बटे में कुल समय। देखो हमने बस फार्मूला आपको लिखा है, ठीक है, कुल दूरी कुल समय। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुल दूरी, देखो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है जाके 6 घंटे चलता है, ठीक है, और फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे चलता है, तो उसने क्या किया, 2 दूरियां तय की है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर कुल दूरी निकालेंगे, देखो जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है जाके वो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। जो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम होता है। जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 घंटे चल रहा है, तो कितनी दूरी तय करेगा जाके, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, ठीक है। उसके बाद फिर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है 12 घंटे, तब वो कितनी दूरी तय करेगा जाके, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 घंटे चलता है, तो वो इतनी दूरी तय करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे ऊपर की कुल दूरी आ गई और हमें कुल समय से भाग करना है। यहाँ पर जो समय होता है जाके वो कुल होता है जाके कि कुल समय। तो कुल समय देखो पहले वो 6 घंटे चल रहा था, अब वो 12 घंटे, मतलब कि 6 + 12 18 घंटे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जिसको 6 × 5 = 30 करेंगे जाके 30 आ जाएगा और 12 चौको 48 आ जाएगा, बचने में ये 18। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हम 6 × 5 = 30 और 6 × 48 और 6 × 18, तो ये हमारा कितना बचेगा जाके 13/3। जब हम लोग इसको भाग करेंगे जाके 3 चौको 12 और 1 बच जाएगा, 4 से 1/3, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी जाके, स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 से 1/3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि देखो एक तो ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि जिसमें वो सेम डिस्टेंस चलता है, तो जब वो दोनों कंडीशन में S1 और S2 स्पीड दे देता है, तो वहां पे जो फार्मूला होता है औसत स्पीड का वो होता है जाके 2S1 × S2 बटे में S1 + S2। लेकिन यहाँ पर उसने क्या दिया है, वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 घंटे चलता है, तो आदमी की औसत क्या है। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो कुल दूरी, देखो जो डिस्टेंस का फार्मूला आता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो पहली कंडीशन में हमने देखा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे चल रहा था, यहाँ पे जो डिस्टेंस आगे जाके फार्मूला लगा के 5 × 6 आ गई। दूसरी कंडीशन में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 घंटे चलता है, 4 × 12 से दूसरी डिस्टेंस आ गई। ये टोटल डिस्टेंस ऊपर जुड़ जाएगी और टोटल समय कितना हो रहा है, पहले वो 6 घंटे चलता है और फिर वो 12 घंटे चलता है, तो 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे जाके। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है। ठीक, क्या करता है वो, दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, कह रहे हैं कि जो 800 ग्राम को 1000 ग्राम, ठीक है ना, बढ़ाता है, ये बढ़ाता लिखा है। कह रहे हैं कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखो वो ये कह रहे हैं कि दोषपूर्ण तराजू को, जो जितने रुपए उसने बोला है कि वस्तु को उनका क्रय मूल्य, मतलब जितने रुपए की खरीदता है उतने रुपए की बेच देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो बांट में गड़बड़ी करता है, मतलब कि वो तौल में गड़बड़ी करता है, ठीक है। तब उसको लाभ तो होगा ना जाके, ठीक, वही पूछ रहा है उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि आपने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी और उसने आपने वो चीज 5 रुपए की ही बेच दी, लेकिन आपने क्या किया कि मात्रा में क्या कर लिया, तौल में थोड़ी गड़बड़ी कर दी, तो आपको लाभ ही होगा ना जाके, ठीक। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया जाके कि जिसमें दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करे,
तो आपको ये याद रखना है कि जो सही वैल्यू होती है, जैसे कि ये जो बेईमानी वाली, जैसे कि 800 ग्राम को 1000 ग्राम मतलब कि पढ़ता है, अच्छा यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है ना, सही था, यहाँ पे वो पढ़ता है, 800 ग्राम की वैल्यू को क्या करता है 1000 ग्राम बढ़ता है, पढ़ता है। देखो तो ये जो वैल्यू है ये गलत मान है, ये क्या है जाके गलत मान है, गलत मान, ठीक है, जो भी गलत वैल्यू है जाके ना, और इधर हम लोग क्या लिखते हैं जाके जो सही वजन, ये हम लोग मान न लिख के हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे जाके गलत वजन, ठीक है, और रेशियो लगा के इधर हम लोग क्या लिखते हैं जाके सही वजन लिखते हैं। तो गलत वजन कितना है 800 है, तो गलत वाला हम लोग इधर लिख देंगे और रेशियो लगा के सही वाला वजन कितना है 1000 इधर लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जाके इनका रेशियो निकालेंगे। तो जैसे हमने 2 जीरो काट दिए जाके, और ये 2 से कटेगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो ये 5 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि मान लो कि वो 5 रुपए की चीज है, उसको 4 मतलब कि 5 उसका वजन है, वो 4 दे रहा है। तो देखो वो क्या कर रहा है जाके 4 पर कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 1 का, 4 पर 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके 1/4 को परसेंटेज हम लोग चेंज करेंगे तो 25% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है कि गलत वजन इधर लिखना है, सही वजन इधर लिखना है, ठीक है, और फिर इनको रेशियो में लिखना है, अपना काट लेना जाकर 4 से 5, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे जो 4 रुपए उस मतलब कि 4 रुपए पर वो 1 का प्रॉफिट कमाता है, 4 पर 1 का प्रॉफिट, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस हो जाता है जाके, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 मतलब क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये आप लोगों को याद रखनी है जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन आप देखो जब आपको एग्जाम में मान लिया क्वेश्चन कैसे करना है, तो आपको एग्जाम में ये करना है कि आपको बस इतना याद रखना है कि ये हमारा गलत मान है और ये हमारा सही वजन है, ये गलत वजन है सही वजन है। तो आपको याद रखना है कि जाके जो भी गलत वजन है उसको आप नीचे रख दोगे और इन दोनों का अंतर ऊपर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे 100 से भाग कर दो, सॉरी गुणा कर दो, ये 2 जीरो ये जीरो कट गया, 8 से आप इसको काटोगे तो 25% आ जाएगा जाके। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। वो तो मैंने आपको पूरा मेथड बताया था, लेकिन आप एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे करोगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जाके। तो ये है आपका एग्जाम में करने का तरीका। लेकिन आप जब थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, जब मान लो आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये भी नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि इनका जो अंतर आएगा जाके वो 200 आएगा, ठीक है, और जो गलत वैल्यू होगी वो नीचे रखोगे। जब 200 को 800 में भाग दोगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 का मतलब क्या होता है जाके 25%, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जाके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको मेंसुरेशन के लिए सारे घन घना के फार्मूले लिखे थे, आप देख रहे हो डेली आपको उस पर एक क्वेश्चन मिल रहा है। और ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होता है ऐसे क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जाके। तो कह रहे हैं कि एक घन का विकर्ण, घन नहीं यहाँ पे घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर, इसका आयतन सेंटीमीटर क्या होगा। देखो जो घन का विकर्ण होता है जाके वो होता है जाके a√3 बराबर कितना दिया जाके √12 दिया है। अच्छा हम √3 से 12 को काटेंगे तो √4 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा √4, मतलब कि जो भुजा आ गई जाके वो कितनी निकल के आ गई जाके √4। √4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 2। इसकी भुजा कितनी आ गई जाके 2 आ गई घन की। कह रहा है इसका आयतन, घन का आयतन कितना होता है जाके भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है, 2 का हम लोग क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा जाके 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज आपको अगर ये नहीं समझ में √3 से √12 कैसे कट गया, देखो हम लोग इस 12 को क्या लिख सकते हैं, इस 12 को लिख सकते हैं ना कि अंदर 4 × 2 4 × 3 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना जाके। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और √3 आ जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हो √3 से, ठीक है। तो ये 2 हमारा बचेगा, तो भुजा कितनी आ गई 2 आ गई जाके। अब आयतन क्या होता है घन का, तो वो भुजा क्यूब होता है जाके, क्या होता है जाके भुजा क्यूब होता है। अब देखो इसी के बाद हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं का लासा 48 है और संख्याएं के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा क्वेश्चन मतलब कि आपको मिला था लास्ट समासा पर, ठीक है ना, बस वहां तो थोड़ा चेंज था, वहां पर हमसे उसने
संख्याएं दी थी उनका हमसे रेशियो पूछ रहा था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। अगर हमसे वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा 48 है, संख्या के अनुपात में 2:3 के अनुपात में संख्याओं का योग। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग ऑप्शन करेंगे जाके, यहाँ पर हम देखेंगे जो संख्याओं का अनुपात दिया है वो कितना दिया जाके 2:3। ये जो हमको संख्याओं का अनुपात दिया गया वो हमको कितना दिया जाके 2:3। देखो एग्जाम में करने का तरीका है कि आप ये दोनों संख्याएं तो है ना जाके, तो इनको हम लोग अगर जोड़ देंगे तो इनका योग कितना आएगा, रेशियो में इनका योग कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और हमसे पूछा क्या, इनका योग ही पूछा था, हमने रेशियो को जोड़ दिया 5 आ रहा है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा 5 का मल्टीपल होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। और 5 का मल्टीपल का मतलब होता है कि उसका जो लास्ट डिजिट है, उसका जो लास्ट डिजिट है, 5 की डिजिबिलिटी क्या होती है कि उसका जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जाके, वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 आना चाहिए जाके। यहाँ पर हम देखेंगे 8 है तो ये 5 का मतलब फिर से नहीं डिवाइड होगा, ये देखेंगे 2 है तो ये भी नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पे देखेंगे 0 है तो ये हो सकता है, यहाँ देखेंगे 4 है तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ये खुद सोचो अगर ये सब चीजें आपको अगर माइंड में करने ही लोगे कि हमें क्या करना है, इनका योग करना है, योग देखेंगे 5 आ रहा तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमको 2 ऑप्शन होते, मान ले कि हमारे 2 ऑप्शन मिल जाते, तब हम क्या करते, तो हम लोग मेथड से कर लेते, तो हम लोग क्या करते जाके मेथड से कर लेते जाके, तो हम लोग मेथड क्या लगाते जाके, अगर मान लिया कि 2 ऐसे ऑप्शन होते जिनमें 5 की डिविजिबिलिटी लग रही हो तो हम लोग मेथड से कैसे करेंगे। देखो जो हमको संख्याओं का अनुपात दिया जाके 5 दिया है, ठीक है, तो ये 5 की वैल्यू हमको कितनी दी है, ये जो संख्याओं का अनुपात 5 दिया तो 5 की वैल्यू कितनी दी है जाके। अब देखो उसने क्या है कि 2 संख्याओं का जो लासा है, ठीक है, वो जो लासा है जाके वो कितना जाके 48 है, लासा क्या जाके 48 है जाके, ठीक है। अब देखो हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लो हमको कोई दो चीजें मान लो हमको ए और बी, 2 संख्याओं का अनुपात हमको ए और बी है, ठीक है। अगर मान लो इनका HCF H है और LCM L है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संबंध होता है कि जो इनका LCM हम लोग निकालेंगे जाके तो हमारा क्या हो जाता है HCF इंटू AB, ये हमारा क्या हो जाता है जाके ये LCM होता है जाके, ठीक। अगर हमको 2 संख्याएं ए और बी के अनुपात में दी है, उनका HCF H है LCM L है, तो HCF इंटू संख्याओं का जो अनुपात का मल्टीपल होता है वो हमारा LCM के बराबर आता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि HCF अगर हमको ये निकालना है तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मान लो ये संख्याओं का अनुपात है A/B, ए की वैल्यू हमने 2 रखी यहाँ पे, बी की वैल्यू 3 रखी, एलसीएम हमको कितना दिया जाके 48 के हो गया जाके बराबर, तो छठिए 48, यहाँ से हमारा जो HCF आ गया जाके वो कितना आ गया जाके 8 आ गया, यहाँ से हमारा HCF कितना आ गया 8 आ गया। और एक चीज याद रखना कि अगर ये तुमको 2 संख्याओं का अनुपात दिया है तो जो हमारी पहली संख्या होगी जाके वो AH होगी और जो दूसरी संख्या वो BH, मतलब कि अगर हमको HCF निकाल लिया तो हम लोग इसकी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमको 2 की वैल्यू निकालनी है तो इसका 8 गुना कर देंगे जाके, कितना आ जाएगा 2 8 16, और यहाँ पे इसका 3 गुना कर देंगे 8 3 24 आ जाएगा। अब हमसे इनका योग पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा जाके 24 16 40 हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड होता है, इस प्रकार से हम लोग मेथड से करते हैं जाके। बाकी मेथड से करना ही नहीं है जाके, आपको क्या करना है जाके ऑप्शन देख लेने जाके, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे जाके। अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ, 14% मत क्या थे अवैध है, 14% मत अवैध है। यदि मतों की कुल संख्या कितनी है 90,000 थी, तब दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी, तब दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हमेशा सीरीज मेथड से करते हैं। किस मेथड से करेंगे, सीरीज मेथड से करेंगे, ठीक है। अब मान लिया कि ये देखो उसने क्वेश्चन में दिया कि जो ये तो मतों की कुल संख्या कितनी है जाके 90,000 है, मतों की कुल संख्या कितनी है 90,000 है। अब उसने क्या बोला है, कह रहा है कि 14% मत क्या है अवैध है। अगर 90,000 में से 14% मत अवैध है, मतलब कि खराब मान्य नहीं है, तो सही मत वैध मत कितने हो जाएंगे जाके, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100% में 14 को घटाएंगे तो ये
कितना आ जाएगा 86%। परसेंट मतलब हम लोग 100 से भाग कर देंगे, जो ये वैध मतों की संख्या इतनी हो जाएगी। अब उसने क्या बोला कि एक को कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ है। ये जो कुल वैध मत है इसका एक को 56% प्राप्त हुआ है, ठीक है। और पूछ क्या रहा हमसे तब दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। देखो एक तो अगर 56, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर एक को 56% प्राप्त हो रहा है, अगर पहले को 56% प्राप्त हो रहा है, दूसरे को कितना प्राप्त होंगे जाके 44% मत प्राप्त होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी का 44% होना कि 44/100 निकाल लेना है जाके, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे यहाँ से 0 0 कट जाएंगे, मतलब नीचे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जो ऊपर वाली वैल्यू को संख्याओं को काटे, वो तो 0 0 हमारे कटेंगे जाके, ठीक है। तो ये 2 0 यहाँ से कट गए। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ ना इनका गुणा कराना है ना कुछ कराना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो हम लोग यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, ठीक है ना, इकाई अंक से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका गुणा करेंगे जाके 4 छंग 24, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 4, फिर 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 9 36, मतलब इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। मतलब जो हमारा आंसर होगा जिसका इकाई अंक 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 0 तो ये नहीं हो सकता, यहाँ 4 है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ 5 है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ इकाई अंक 6 है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करने, नहीं बड़ी बड़ी वैल्यू उनका गुणा कैसे करो क्या करोगे। देखो अगर मान लिया कि देखो अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर अगर मान लो कि यहाँ इकाई अंक सब मान लो कि किसी के 2 तरीके से हो, मतलब कि इकाई अंक मान लो सबके समान है या कोई 2 के एक समान है, तब क्या करेंगे, तो तब हम लोग क्या करते हैं जाके, तब हम लोग 9 का मल्टीपल चेक करते। क्या करते हम लोग 9 का मल्टीपल चेक करते। अगर हम यहाँ पे 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो देखेंगे ये 9 9 कट गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 6 बचेगा, मतलब कि 9 से डिवाइड नहीं, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे चलो 9 का मल्टीपल चेक करते तो ये 9 9 कट गया, यहाँ पे 6 आ जाके, तो ये नहीं होगा जाके ना। अब यहाँ पे देखेंगे जाके 4 4 8, ठीक है ना, और 8 से कितना हो जाएगा 14 4 18, तो ये भी हमारा 9 से डिवाइड हो सकता है अभी आंसर। यहाँ पे देखें 5 4 9 और ये कितना हो जाएगा जाके 10, ठीक है ना, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 कट गया जाके और 6 3 8 10, मतलब एक इसका आएगा जाके, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा जाके। यहाँ पर देखेंगे कि जाके 6 3 9 5 4 9, ये भी आंसर। अब देखो हमारे 2 आंसर हो सकते हैं ना। अब मान लो कि आप ये कर दो, देखो मान लो कि 2 ऑप्शन भी तुम्हारे मतलब कि ऐसे होता है यूनिट डिजिट उनका सेम ना हो, मतलब सेम होता जाके। फिर हम लोग क्या करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी, जब हमने 9 की डिविजिबिलिटी देखी तो हमें 2 आंसर मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्या इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 44 है, क्या है 44 मतलब होता है वो 11 का मल्टीपल। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीपल चेक करना, मतलब कि कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इतने तरीके होते हैं कि अगर ये चीज मिल जाए तो आप दूसरी लगा दो, वो चीज मिल जाए तो आप तीसरी लगा दो। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी। अब देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर अल्टरनेट सम लेने, मतलब कि हमको क्या करना, अब देखो हमको इसी 11 की डिविजिबिलिटी बस चेक करनी, क्योंकि वो तो हमारे आंसर पहले भी नहीं होंगे जाके। तो अगर हम यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 4 3 7, ठीक है, और 7 4 11, 4 3 7, और देखो अल्टरनेट डिजिट का हम लोग सम निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एक छोड़ के हमने इनका सम निकाला, 4 3 7 4 11, इसका 11 आ रहा, यहाँ पे एक एक छोड़ के निकालेंगे इसका 7, इनका हम लोग अंतर निकालते हैं, अंतर 4 आ रहा। अगर अंतर हमारा 0 आ जाए या फिर वो 11 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर हम लोग अल्टरनेट सम का डिजिट सम निकालेंगे, मतलब योग निकालेंगे जाके, तो हम लोग क्या करेंगे जाके कि अगर उनके अंतर जो या तो 0 आ जाए तो फिर 11 का मल्टीपल आए तो हमारी संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, मतलब अब हमारा आंसर यही होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखो आंसर तो हमारा मिल गया, लेकिन एक बार 11 की दिखा दे कैसे डिविजिबिलिटी होती है। 3 0 3 6 9, उसके बाद 5 4 9, इधर से भी 9 आ रहा, इधर से भी 9, इनका हम लोग अंतर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि आपको अल्टरनेट डिजिट का सम निकालना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी। तो अब आपको पता चल, अब कुछ बच्चे ये होंगे जाके ये दिमाग में लगाएंगे कि हम पहले ही 9 का मल्टीप्लाई चेक कर लेते, हम पहले ही 11 का मल्टीप्लाई चेक कर लेते। देखो अगर आपको कभी यूनिट डिजिट अलग अलग दिखे तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट से ही करना है, ठीक है। क्योंकि आप ये खुद सोचो कि
अगर आपने एक भी यूनिट डिजिट निकाल ली है, जैसे यहाँ से आपने एक यूनिट डिजिट निकाली तो आप बस डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे, आपको बाकी आंसर चेक नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर आपने 11 और 9 की डिविजिबिलिटी देखी वो आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक पे जाना जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। अब मैंने देखो सारे तरीके आपको बता दिए कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना है जाके। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको बस यूनिट डिजिट से ही करना था। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि 216 की पावर 4 रेशियो 36 की पावर 4 इंटू 5 6 की पावर 5 बराबर 6 की पावर m है, तो m को मान। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको हमको तोड़ना है। अगर हम ये देखेंगे किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, और इसको देखो भाग है तो हम लोग इसको इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर है 36, फिर उसकी पावर कितनी है 4, और आपके गुणे में क्या करना है 6 की पावर 5 और बराबर में 6 की पावर m। मतलब देखो हमने क्यों कहा कि इसको 6 में तोड़ना है, यहाँ पे हमने देखा कि इधर जो है ये 6 की पावर m है, यहीं से हमारा m निकलेगा, तो हमने देखा कि 6 की पावर m है, हम क्या करेंगे, सबको 6 की पावर ही बनाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 का क्यूब की पावर 4, फिर यहाँ पे देखा ये भाग है मतलब नीचे आएगा, ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर की पावर 4 इंटू 6 की पावर 5 लिखा है। अब देखो तभी भी आपको ये पता होगा, हमने कैलकुलेशन पीछे बताया था, अगर पावर की पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि 3 चौको 12। ये आपको याद रहना है, पावर की पावर है हम लोग पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 6 की पावर 2 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 की पावर 8 इंटू 6 की पावर 5। अब देखेंगे यहाँ से 5 घात पूरी पूरी कट जाएगी, 3 घात बचेगी। अब 3 घात यहाँ से कट जाएगी, भाग में क्या होती है, पावर घट जाती है, यहाँ पे कितनी बचेगी, 6 बचेगी। ठीक है ना, यहाँ पे 3 घात कट जाएगी, कितनी है जाके 12 है, तो कितना आ गया जाके, हाँ 9 में 3 जगह 12 में 3 जगह 9 पावर बचेगी, तो यहाँ कितना बचेगा 6 की पावर 9 और बराबर में 6 की पावर m। तो एक कॉन्सेप्ट याद रहना, कभी भी आपको मान लो a की पावर m है बराबर में a की पावर अगर n है तो m और n क्या होते हैं, इक्वल हो गए। अगर बेस समान है और वो इक्वल में तो m और n भी बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे बेस समान है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके 9 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं आता है, बस जो भी करड़ी के नियम होते हैं जाके वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे कि अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेरे पर्स से धनराशि का 1/5 भाग निकालने पर, ठीक है ना, शेष का 1/12 भाग 7.4 रुपए प्राप्त हुआ, तो पर्स में आरंभ में कितनी धनराशि थी। अब देखो हमें यहाँ पे ये देखना है कि उसने बोला है मेरे पर्स से धनराशि का 1/5 भाग निकालने पर। अच्छा, जब 1/5 निकाल लोगे यहाँ शेष कितना बचेगा, वो बचेगा जाके 4/5। ठीक, किसी का शेष निकालना तो हम लोग 1 को 1/5 में घटा देंगे जाके उस भाग को, ठीक है ना, तो हमारा 4/5 शेष भाग हमारा कितना आ गया जाके 4/5 आ गया जाके, शेष भाग हमारा कितना आ गया 4/5 भाग आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अच्छा वो जो भाग होता है वो धनराशि, मान लें कि वो धनराशि क्या है 1 है, तो जब हम लोग 1 का 1/5 निकाल चुके तो शेष क्या बता 4/5। तो अब ये कह रहे हैं कि जो शेष बचा है इस शेष का 1/12 भाग, जो इस शेष का 1/12 भाग वो कितना है जाके 7.4 है। हम यहाँ से क्या करें 4 3 12 दशमलव हटाएंगे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 37 आ जाएगा, और इसका 37 3 कितना हो जाएगा जाके 136, 37 3 हो जाएगा जाके 100, 3 7 21, 3 3 9 1 10 1 11, 111 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या माना, क्योंकि 1 की वैल्यू निकली है, हमने मान लिया कि वो जो धनराशि है 1 है। अब 1 का 1/5 जब निकल गया तो 1 में हम लोग 1/5 घटा देंगे तो शेष आ जाएगा 4/5। अब वो क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो शेष का 1/5 12 भाग, मतलब कि 4/5 का 1/12 भाग जो है वो 7.4 है। बस हमने कैलकुलेशन कर लिया 1 की वैल्यू, क्योंकि 1 ही हमारी क्या थी धनराशि थी, और कुछ ने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि पर्स में आरंभ में कितनी धनराशि थी, तो 111 आ जाएगी ऑप्शन नंबर
सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत एवं एक वर्ग का परिमाप कितना है। यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई, देखो हमसे कह रहा है आयत का परिमाप क्या होता है, वो होता है जाके 2l+b, जो कि कितना दिया है, अच्छा 2l+b जो हम लोगों को दिया जाके वो 160 दिया है। जब हम लोग इसको काट देंगे तो l+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं ये आयत का क्षेत्रफल जो वर्ग के क्षेत्रफल से, अगर देखो ये वर्ग का भी परिमाप है, वर्ग का परिमाप मतलब कि 4a होता है 160, तो ये वर्ग की यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी 40, वर्ग की भुजा कितनी आ गई 40 आ गई। तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, ये क्या आ गया जाके ये वर्ग का स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन बोला कि जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या था, परिमाप ये निकाल ले, l+b की वैल्यू 80 आ गई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इससे क्या है 100 कम है, उसने बोला है ना क्वेश्चन वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 1600 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, कि इसको कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि तो आयत की बड़ी भुजा से पूछा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, हम लोग ऑप्शन से रखें कि मान लें आयत की बड़ी भुजा क्या है 70, अगर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, आयत की बड़ी भुजा 70 रख देंगे, छोटी भुजा 10 आ जाएगी, तो क्या 10 और 70 और 10 का पूरा 1500 आएगा, मतलब कि आंसर नहीं हो सकता। अगर हम लोग 60 मान लो रखें, बड़ी भुजा मान ले l 60 रखें, अगर हमने यहाँ पे इसका मान l का मान 60 रख दिया, तो b का मान क्या रखना पड़ेगा 80 है, तो 20 रखना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई 1500 आ रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, बड़ी भुजा अगर हम लोग यहाँ पे 40 रखेंगे तो 40 + 40, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा जाके 40 + 40, तो ये तो 1600 हो जाएगा, यहाँ 1500, तो ये भी नहीं होगा, मतलब कि आंसर हमारा यही होगा जाके। तो ऑप्शन से आपको वैल्यू उठा के आपको चेक करना है जाके। तो अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे रखें 50 रखेंगे, l का मान 50 रख देंगे, तो b का मान कितना रखना पड़ेगा 30, क्योंकि इनका योग 80 है। यहाँ देखें गुणा अगर इनका हम लोग कर देंगे जाकर, तो हमारा 1500 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। बाकी हम लोग ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि l+b 80 है, l × b 1500 है, तो l का मान अगर 50 रखे, b की मान वैल्यू 30 रखे, तो इनका योग 80 आ जाएगा, और 50 × 30 कितना हो जाएगा 1500, ठीक। बाकी हम मेथड भी आपको बताते हैं जिससे कि आपको ये न लगे कि हमने कैसे कर दिया जाए, फिर आपको ये भी बताते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।